अध्याय 6। पहले प्रहर का 5वां घंटा। गुरुकुल में सुबह हो चुकी थी। पंछी चहचहा रहे थे। जंगल में निशाचर अपने निवास स्थान को लौट चुके थे और दूसरे प्राणी नए दिन की शुरुआत के लिए बाहर आ गए थे। अयोध्या के चारों राजकुमारों को भी जागे हुए कुछ देर हो गई थी। गुरुकुल की सफाई करने के बाद वे नहाने, खाना पकाने और सुबह के प्रार्थनाएं भी कर चुके थे। सम्मान में हाथ जोड़कर वे शांत अवस्था में पालथी मारकर गुरु वशिष्ठ के सामने बैठे थे। गुरु बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे एक चबूतरे पर पद्मासन में बैठे हुए थे। परंपरा अनुसार वे कक्षा शुरू करने से पूर्व गुरु स्तोत्रम के माध्यम से गुरु की प्रशंसा कर रहे थे। जैसे स्तोत्र खत्म हुआ तो छात्रों ने उठकर विधिवत अपने गुरु वशिष्ठ के पैर छुए। उन्होंने सबको समान आशीर्वाद दिया। मेरा ज्ञान तुम सब में फले फूले और प्रभु करें एक दिन तुम सब मेरे शिक्षक बनो। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपने नियत स्थान पर बैठ गए। रावण से हुए भीषण युद्ध को 13 साल बीत चुके थे। राम 13 साल के थे और भरत और उनमें किशोरावस्था के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उनकी आवाज़ भारी होकर बदलने लगी थी। होठों के ऊपर मूंछों की हल्की रेखाएं दिखने लगी थी। उनका कद अचानक ही बढ़ गया था। लड़कपन के निशान शरीर से गायब होकर हल्की मांसपेशियां विकसित होने लगी थीं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने अब युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया था। यद्यपि उनका बाल सुलभ शरीर अभी सभी मुश्किलों में पेश करता था। वे सभी दर्शन, विज्ञान और गणित की आधारभूत बातें सीख चुके थे। वे देव भाषा संस्कृत में पारंगत हो चुके थे। जमीनी काम किया जा चुका था। गुरु जानते थे कि बीज रोपने का समय आ गया था। क्या तुम हमारी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में जानते हो? वशिष्ठ ने पूछा। लक्ष्मण हमेशा जवाब बताने को उत्सुक रहा करते थे, लेकिन पढ़ने में नहीं। अपने अधपके ज्ञान के साथ उन्होंने फौरन हाथ उठा दिया। ब्रह्मांड की शुरुआत? नहीं पौरव, वशिष्ठ ने लक्ष्मण के गुरुकुल नाम को लेते हुए कहा। मेरा सवाल ब्रह्मांड की नहीं बल्कि हमारे बारे में है, इस युग के वैदिक लोगों के बारे में। राम और भरत ने एक साथ शत्रुघ्न को देखा। गुरुजी, शत्रुघ्न ने कहना शुरू किया, इसकी शुरुआत प्रभु मनु से हुई। 10,000 साल पहले पांड्य वंश के राजकुमार। गुरु का चमचा, भरत ने लापरवाही से कहा। यद्यपि किताबी कीड़ा होने के लिए वह शत्रुघ्न को चिढ़ाते थे, लेकिन बुद्धिमत्ता के लिए अपने छोटे भाई की सराहना भी करते थे। वशिष्ठ ने भरत को देखा। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं गुरुदेव, भरत ने तुरंत अनजान बनते हुए कहा। हाँ, नालद दंडक, वशिष्ठ शत्रुघ्न को गुरुकुल नाम से संबोधित करते हुए बोले। बताओ हमें। ऐसा माना जाता है हजारों वर्ष पूर्व भूमि का अधिकांश भाग बर्फ की मोटी परतों से ढका हुआ था। चूंकि पानी की अधिकांश मात्रा जमी हुई थी तो समुद्र का स्तर आज के मुकाबले काफी कम था। तुम सही कह रहे हो, वशिष्ठ ने कहा, सिवाय एक बात के कि ऐसा सिर्फ माना ही नहीं जाता। नालद दंडक, हिमयुग कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक सत्य है। जी गुरुजी, शत्रुघ्न ने कहा। चूंकि समुद्र तल काफी नीचे था तो भारतीय क्षेत्र समुद्र में काफी आगे तक फैला हुआ था। लंका द्वीप, राक्षस राज रावण का साम्राज्य भी भारतीय भूमि का हिस्सा हुआ करता था। गुजरात और कोंकण की पहुंच भी समुद्र में काफी आगे तक थी। और मैं मानता हूं कि वशिष्ठ की कठोर नजर को देखकर शत्रुघ्न एक पल को रुके। वो मुस्कुराए और अपने हाथ जोड़कर बोले, क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, माना नहीं बल्कि यह तथ्य है। वशिष्ठ मुस्कुरा दिए। हिमयुग के दौरान भारत में 2 महान सभ्यताओं का अस्तित्व था। एक भारत के दक्षिण पूर्व में, जिसे संगम तमिल कहा जाता था। इसमें लंका का भी कुछ भूभाग शामिल था, जो अब जलमग्न हो चुका है। कावेरी नदी का मार्ग उस समय काफी लंबा और विस्तृत हुआ करता था। इस संपन्न और शक्तिशाली साम्राज्य का पांड्य वंश का शासन हुआ करता था। और दूसरी सभ्यता द्वारका का विस्तार गुजरात और कोंकण के समुद्र तट पर था। वर्तमान में यह जलमग्न है। इस पर यादव वंश का शासन था, जिन्हें यदु का वंशज माना गया। बताते रहो। हिमयुग की समाप्ति पर नाटकीय रूप से समुद्र का स्तर बढ़ने लगा। संगम तमिल और द्वारका सभ्यता का विनाश हो गया। उनका भूभाग समुद्र में समा गया। कुछ लोग प्रभु मनु बचा पाए और उनके साथ उत्तर दिशा में आकर फिर से जीवन की शुरुआत की। उन्होंने खुद को विद्या की संतान माना और वे वैदिक कहलाए। हम उनके गर्वित वंशज हैं। बहुत बढ़िया, नालद दंडक, वशिष्ठ ने कहा। बस एक और बात, धरती माँ की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के अनुसार समय मान पर हिमयुग की प्रत्याशित समाप्ति हुई थी।
लेकिन मानवीय स्तर पर बातें करें तो यह अप्रत्याशित समाप्ति नहीं थी। हमें दशकों बल्कि शताब्दियों पहले से चेतावनी मिलने लगी थी और फिर भी हमने कुछ नहीं किया। शिष्य पूरे ध्यान से सुन रहे थे। संगम, तमिल और द्वारका, जो यकीनन बहुत आधुनिक सभ्यताएं थीं, ने कोई सही कदम क्यों नहीं उठाया? प्रमाण मौजूद है कि उन्हें इस आपदा की खबर पहले ही मिल चुकी थी। धरती माँ ने उन्हें कई चेतावनी दी थी। वो इतने बुद्धिमान थे, खुद को बचाने के लिए किसी तकनीक को विकसित कर सकते थे, और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रभु मनु के नेतृत्व में बस कुछ थोड़े से लोग ही बच सके। क्यों? वो सुस्त थे। लक्ष्मण ने तुरंत परिणाम पर छलांग लगाते हुए कहा। वशिष्ठ ने आह भरी, पौरव, तुम बोलने से पहले एक बार सोचते क्यों नहीं? झेंपते हुए लक्ष्मण चुप हो गए। तुम्हारे पास सोचने की योग्यता है पौरव, वशिष्ठ ने कहा, लेकिन तुम हमेशा जल्दी में रहते हो। प्रथम मानने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सही होना। हाँ गुरुजी, लक्ष्मण ने कहा। उनकी नजरें नीची थीं, लेकिन उन्होंने फिर से अपना हाथ ऊपर उठा दिया। क्या वे लोग पथभ्रष्ट और लापरवाह थे? अब तुम अनुमान लगा रहे हो पौरव। दरवाजे को अपनी उंगली के नाखून से खोलने की कोशिश मत करो, उसके लिए चाबी का इस्तेमाल करो। लक्ष्मण स्तंभित लग रहे थे। सही जवाब की ओर मत भागो, वशिष्ठ ने स्पष्ट किया। सही सवाल पूछना ही कुंजी है। गुरुजी, राम ने कहा। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर सुदास, वशिष्ठ ने कहा। आपने पहले बताया कि उन्हें दशकों सदियों पहले चेतावनी मिल चुकी थी। मुझे लगता है उनके वैज्ञानिकों ने इनका पता लगाया होगा। हाँ, उन्होंने ऐसा किया था, और उन्होंने इन चेतावनियों के बारे में शाही घराने के साथ दूसरे लोगों को भी बताया था। हाँ, उस समय प्रभु मनु पांड्य राजा थे या राजकुमार? मैंने इस बारे में दुविधापूर्ण बातें सुनी हैं। वशिष्ठ सहमति से मुस्कुराए। प्रभु मनु छोटे राजकुमार थे। उन्होंने, न कि राजा ने, कुछ लोगों की जान बचाई थी। हाँ, अगर राजा के अतिरिक्त किसी अन्य को लोगों की सुरक्षा का भार उठाना पड़े तो जवाब स्पष्ट है। राजा अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा था। खराब नेतृत्व की संगम, तमिल और द्वारका के पतन का कारण बना। क्या तुम्हें लगता है कि एक बुरा राजा बुरा इंसान भी होता है? वशिष्ठ ने पूछा। नहीं, भरत ने जवाब दिया। निसंदेह सम्मानीय व्यक्ति भी कभी खराब अधिनायक साबित होते हैं। इस तरह विवादास्पद चरित्र के व्यक्ति में भी वो गुण देखे जा सकते हैं जिसकी एक राष्ट्र को जरूरत होती है। सही है, राजा को सिर्फ प्रजा के लिए किए गए कार्यों के आधार पर ही आंका जा सकता है। इसमें उसकी निजी जीवन का कोई सरोकार नहीं होता। हालांकि उसके सामाजिक जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। सत्य है, भरत ने कहा। वशिष्ठ ने गहरी सांस ली। अब रोपने का समय आ गया था। तो क्या रावण अपनी प्रजा के लिए एक अच्छा राजा है या नहीं? सब खामोश हो गए। राम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रावण से नफरत करते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अयोध्या का विनाश किया था, बल्कि उसने राम का भविष्य भी उजाड़ दिया था। उनके जन्म के साथ रावण की जीत का अभिशाप जुड़ गया था। राम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन अपने पिता और अयोध्या वासियों के लिए वह हमेशा अशुभ ही रहने वाले थे। जवाब आखिरकार भरत ने ही दिया। हम इसे स्वीकारना तो नहीं चाहते, लेकिन रावण एक अच्छा राजा है जिसे अपनी प्रजा बहुत प्रेम करती है। वह योग्य प्रशासक है जिसने समुद्री व्यापार के माध्यम से अपनी नगरी को संपन्न कर दिया। यहाँ तक कि बंदरगाहों पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण है। कहा तो यह भी जाता है कि उसकी राजधानी की सड़कें भी सोने से बनी हैं, इसलिए उसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। और तुम उस राजा के बारे में क्या कहोगे जो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वह निराशा से घिर गया है। उसने अपनी निजी हानि को जनता पर उड़ेल दिया है। उसकी प्रजा इसलिए पीड़ित है क्योंकि राजा संताप में है। क्या फिर भी उसे आदर्श राजा कहा जाएगा? अस्पष्ट था। वशिष्ठ का इशारा किशोर है। छात्र सन्न थे, वे जवाब देने से डर रहे थे। भरत को ही जवाब देने के लिए हाथ उठाना पड़ा। नहीं, वह आदर्श राजा नहीं है। वशिष्ठ ने सहमति से सिर हिलाया। जन्मजात विद्रोही की निर्भीकता पर भरोसा करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, वशिष्ठ ने यह कहकर सहसा कक्षा बीच में ही समाप्त कर दी। काफ़ी कुछ अनकहा रह गया था। हमेशा की तरह आपका गृह कार्य हमारी चर्चा पर विचार करना है। मेरी बारी है दादा, भरत ने राम के कंधे को नरमी से थपथपाते हुए कहा। राम ने तुरंत अपनी कमर पेटिका बांध ली। मुझे माफ़ करो,
भरत जमीन पर पड़े घायल खरगोश की ओर मुड़े। उन्होंने पहले खरगोश को बेहोश कर दिया और फिर जल्दी से वह कांटा निकाला जो उसके पंजे में धंस गया था। घाव घातक था, लेकिन उन्होंने जो औषधि उस पर लगाई थी उससे आगे होने वाले संक्रमण को रोका जा सकता था। उसे कुछ पलों में होश आ जाएगा, लेकिन सुधार प्रक्रिया में समय लगने के कारण वह अभी दुनिया का सामना नहीं कर पाएगा। जब भरत औषधीय जड़ी बूटी से अपने हाथ साफ कर रहे थे, तब राम ने खरगोश को उठाकर आराम से एक पेड़ की कोठर में रख दिया, जिससे वह शिकारियों से बच सके। उन्होंने भरत को देखा, इसे जल्दी ही होश आ जाएगा, यह जीवित रहेगा। भरत मुस्कुराए, प्रभु रुद्र की कृपा से। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जंगल में अपनी पाक्षिक अभियान पर थे। वे 15 दिनों में एक रात जंगल में बिताते। वे शिकारियों के शिकार में दखल नहीं देते, वह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। लेकिन अगर मार्ग में उन्हें कोई घायल पशु दिखता तो वे अपनी योग्यता से उसका उपचार करते। दादा, शत्रुघ्न ने कहा। वह कुछ दूरी पर खड़े स्नेह से अपने भाइयों को देख रहे थे। राम और भरत ने मुड़कर देखा। अस्त व्यस्त लक्ष्मण शत्रुघ्न से भी कुछ पीछे थे। वो बेमन से एक पेड़ पर पत्थर मार रहे थे। लक्ष्मण, ज़्यादा पीछे मत रहो, राम ने कहा। हम आश्रम में नहीं हैं, यह जंगल है, यहाँ अकेला रहना खतरनाक हो सकता है। लक्ष्मण ने चिढ़कर आह भरी और आगे आकर उनके साथ चलने लगे। हाँ, तुम क्या कर रहे थे शत्रुघ्न? राम ने अपने छोटे भाई की तरफ मुड़ते हुए पूछा। भरत दादा ने खरगोश के घाव पर जत्यादि तेल लगाया है, लेकिन अगर आप उसे नीम के पत्तों से नहीं ढकोगे तो उसका असर नहीं हो पाएगा। राम ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो शत्रुघ्न। राम ने खरगोश को उठाया। तब तक भरत ने अपनी कमर पेटिका से कुछ नीम के पत्ते निकाल लिए। भरत ने शत्रुघ्न से मुस्कुराते हुए कहा, शत्रुघ्न, क्या दुनिया में कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में तुम्हें न पता हो? शत्रुघ्न हंसकर बोले, ज़्यादा कुछ नहीं। भरत ने खरगोश के जख्म पर नीम के पत्ते लगाकर उस पर पट्टी बांधी और वापस वहीं कोठर में रख दिया। राम ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि 2 सप्ताह में होने वाले इस दौरे में क्या हम वास्तव में इन पशुओं की कोई सहायता करने आते हैं या फिर अपनी अंतरात्मा को जगाने? अपनी अंतरात्मा को जगाने, भरत ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम हम अपनी चेतना की अनदेखी तो नहीं कर पाते। राम ने अपना सिर हिलाया। तुम हर बात में इतनी कमी क्यों देखते हो? आपको क्यों किसी चीज़ में कमी दिखाई नहीं देती? राम ने निराशापूर्ण ढंग से अपनी भौहें उठाई, चलना शुरू कर दिया। भरत भी उनके साथ चल पड़े। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनके पीछे एक पंक्ति बनकर चल रहे थे। मानव जाति को पहचान कर आप कैसे इस तरह रह सकते हैं? भरत ने पूछा। छोड़ो भी, राम ने कहा, हम अच्छाई में समर्थ हैं। भरत, हमें बस एक प्रेरक अधिनायक की जरूरत है। दादा, भरत ने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि इंसान होने में कोई अच्छाई नहीं है और हमें उसके लिए संघर्ष भी करना चाहिए, लेकिन इतनी क्रूरता कि कभी लगता है अगर इस ग्रह पर मानव प्रजाति का अस्तित्व ही नहीं होता तो अच्छा होता। यह कुछ ज़्यादा हो गया, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। भरत मृदुलता से हंसे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अधिकांश मनुष्यों में अच्छाई और महानता की संभावना होती है, लेकिन यह वास्तविकता तो नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? यह मान लेना कि लोग नियमों का पालन करें क्योंकि उन्हें करना चाहिए, बस कोरी आशा ही है। नियमों का गठन लोगों के स्वार्थवश ही किया जाता है। उन्हें एक चरवाहे की तरह अच्छे आचरण के झुंड को लेकर चलना होता है। लोग महानता के लिए प्रतिदान भी देते हैं? नहीं, वे नहीं देते हैं दादा। बहुत कम ऐसे होते हैं, अधिकांश नहीं। प्रभु रुद्र ने निस्वार्थता से लोगों का नेतृत्व किया था, है कि नहीं? हाँ, भरत ने कहा, लेकिन जिन्होंने उनका पालन किया उनमें से अधिकांश के मन में इसके स्वार्थी कारण ही थे। यह एक तथ्य है। राम ने असहमति से अपना सिर हिलाया। हम इस पर कभी सहमत नहीं हो पाएंगे। भरत मुस्कुराए। हाँ, हम कभी सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। राम ने मुस्कुराकर हमेशा की तरह बातचीत का विषय बदल दिया। तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी रहीं? मैं वहाँ
तुमसे कभी बात ही नहीं कर पाता। आपको पता है क्यों? भरत बुदबुदाए। लेकिन कहना पड़ेगा कि इस बार की छुट्टियां इतनी बुरी नहीं थी। भरत को अपने ननिहाल के लोगों का अयोध्या आना पसंद था। इससे उन्हें अपनी कठोर माँ के चंगुल से बचने का मौका मिल जाता था। कैकेयी नहीं चाहती थी कि वो अपने भाइयों के साथ ज़्यादा समय बिताएं। दरअसल अगर उनके बस में होता तो वो अवकाश के दिनों में उन्हें पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखती, और ज़्यादा बदतर तो वह होता जब वह उन्हें महान बनने, अपनी माँ का सपना पूरा करने की अंतहीन हिदायतें देती रहती। जिन लोगों के साथ भरत का समय बिताना कैकेयी को भाता था वह बस उनके मायके के लोग ही थे। अवकाश में अपने नाना नानी और मामा की उपस्थिति में भरत अपनी माँ से ज़्यादा हो जाते थे। वह उनके साथ बेफिक्री से अपनी छुट्टियां बिताते। राम ने मजाक में भरत के पेट में चूटी काटी। भरत, वो तुम्हारी माँ है, वह बस तुम्हारी भलाई चाहती है। दादा, ऐसा वह प्यार के साथ ही तो कर सकती हैं। मुझे याद है जब मैं 3 साल का था तो मेरे हाथ से दूध का गिलास गिर गया तो उन्होंने मुझे अपनी दासी के सामने जोर से थप्पड़ मारा। तुम्हें उस समय की बातें याद हैं जब तुम 3 साल के थे? मुझे तो लगा था कि बस मुझे ही तब की बातें याद हैं। मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं छोटा बच्चा था। वह गिलास मेरे हाथों के लिए काफ़ी बड़ा था, वह भारी था और फिसल गया। बस उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी? राम अपनी सौतेली माँ कैकेयी को समझते थे। उनमें काफ़ी हताशा थी। वो अपने परिवार में सबसे काबिल बच्ची थी। बदकिस्मती से उनकी बुद्धिमत्ता पर कभी उनके पिता ने गर्व नहीं किया। इसके विपरीत अश्वपति नाराज थे कि कैकेयी ने बुद्धिमत्ता में उनके पुत्र युद्धजीत को मात दे दी थी। इससे राम को महसूस हुआ कि समाज में समर्थ महिलाओं की कोई अहमियत नहीं है, और अब बुद्धिमान लेकिन हताश कैकेयी अपनी पहचान भरत अपने बेटे के माध्यम से बनाना चाहती थी। वो महत्वाकांक्षाएं अपने बेटे के जरिए पूरा करना चाहती थी। हालांकि राम ने अपना परामर्श नहीं दिया। भरत आवेग में बोल रहे, काश मेरी माँ भी आपकी माँ जैसी होती और मुझे बिना शर्त प्यार करती और मेरा दिमाग भी नहीं खाती। राम ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वह भाप गए कि भरत के दिमाग में कुछ चल रहा था। भरत, तुम क्या कहना चाहते हो? राम ने अपने भाई की तरफ देखते बिना पूछा। भरत ने अपनी आवाज़ धीमी की जिससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न न सुन पाए। राम दादा, आपने सोचा कि आज गुरुजी क्या कह रहे थे? राम की सांस रुक गई। दादा, भरत ने पूछा। राम ने सख्ती से कहा, यह राजद्रोह है। मैं ऐसी बातें सोचने से भी मना करता हूँ। राजद्रोह? अपने देश के भलाई के बारे में सोचना? वो हमारे पिता हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं। क्या आपको लगता है कि वह अच्छे राजा हैं? भरत ने बात बीच में काटी। मनुस्मृति में कानून है जिसमें साफ लिखा है कि एक बेटे को, दादा मुझे मत बताओ कि कानून क्या है। भरत ने मनुस्मृति के कानून को हाथ हिलाकर मानने से मना कर दिया। मैंने भी मनुस्मृति पढ़ी है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। मैं सोचता हूँ कि कानून का अवश्य पालन किया जाना चाहिए। सच में बस आपको यही कहना है? मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। कृपया जोड़िए। कानून का हमेशा पालन करना चाहिए। भरत ने खींचते हुए आंखें घुमाई। मैं समझता हूँ कुछ खास हालातों में यह काम नहीं करते, राम ने कहा, लेकिन अगर मन से कानून का पालन किया जाए, चाहे जो भी हो, तो कुछ समय के बाद एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। दादा, अयोध्या में कोई भी कानून को लेकर इतना हो हल्ला नहीं मचाता। हमारी सभ्यता अब पतन की स्थिति में पहुंच गई है। हम दुनिया में सबसे पाखंडी लोग हैं। हम दूसरों की भ्रष्टता की बुराई करते हैं, लेकिन अपनी बेईमानी पर आंखें मूंद बैठे हैं। हम दूसरों से नफरत करते हैं क्योंकि वह गलत काम करते हैं, अपराधी हैं, लेकिन अपनी गलतियों को, भले ही वो छोटी हो या बड़ी, अनदेखा कर जाते हैं। अपनी मुसीबतों के लिए हम रावण को दोष देते हैं, या भूल जाते हैं कि जिस दलदल में हम हैं वह हमारा खुद का बनाया हुआ है, और यह कैसे बदलेगा? यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम अपने हर दोस्त का इल्ज़ाम दूसरों पर मढ़ते हैं। खुद का गिरेबान झांकने की हिम्मत हम में नहीं है। मैंने यह पहले भी कहा था और आगे भी कहूँगा। हमें एक ऐसा राजा की ज़रूरत है जो एक व्यवस्था बनाए जिससे इंसान की स्वार्थी प्रवृत्ति को भी समाज के हित में लगाया जा सके। बकवास।
हमें एक ऐसे महान राजा की ज़रूरत है जो आदर्श के साथ नेतृत्व करे, एक ऐसा अधिनायक जो लोगों को उनमें छिपी सच्चाई देखने के लिए प्रेरित कर सके। हम ऐसे अधिनायक की ज़रूरत है जो लोगों को उनकी मनमर्जी के लिए आज़ाद छोड़ दे। नहीं दादा, अगर सावधानी से इस्तेमाल की जाए तो आज़ादी एक मित्र है। आज़ादी कभी भी कानून की मित्र नहीं हो सकती। आपके पास चयन की आज़ादी होती है कि आप समाज में रहना चाहते हैं या नहीं। अगर आप समाज का चयन करते हैं तो आपको उसके नियम मानने ही पड़ते हैं। नियम हमेशा जड़ हैं और रहेंगे। यह एक हथियार है, एक प्रयोजन का साधन, भरत ने कहा। इस प्रयोजन पर राम ने जोर से हंसते हुए बात खत्म की। भरत ने भी हंसते हुए भाई के कंधे पर हाथ मारा। तो एक महान अधिनायक के बारे में आपने जो बातें कही वह प्रेरक, समर्थ, खुद में भगवान खोजने वाला होना चाहिए, भरत ने कहा। तो क्या आपको लगता है कि पिताजी में ये सब बातें हैं? राम ने अर्थपूर्ण नज़रों से अपने भाई को देखा। वह फिर से जाल में फंसने वाले नहीं थे। भरत खिलखिलाकर हंसे और खेल के अंदाज में राम के कंधे पर मुक्का मारने लगे। अच्छा छोड़ो दादा, रहने देते हैं। वास्तव में राम के मन में संघर्ष चल रहा था, लेकिन एक कर्तव्यपरायण बेटा होने के कारण वह पिताजी के प्रति अपने मन में ही विद्रोही विचार नहीं ला पा रहे थे। कुछ कदम पीछे चल रहे लक्ष्मण जंगल की गतिविधियों में डूबे हुए थे। हालांकि शत्रुघ्न बड़े मन से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। राम दादा तो बहुत ही आदर्शवादी हैं, भरत दादा व्यवहारिक और वास्तविक हैं। अध्याय 7। एक ओर राम अपने आश्चर्य पर काबू करते हुए अपने विचारों को शब्दों में आने से रोक रहे थे। यह उसकी 5वीं प्रेयसी है। करछप में मिले पराजय को सहस्त्र साल बीत चुके थे। 16 साल की उम्र में भरत प्यार की खुशी तलाश चुके थे। आकर्षक और करिश्माई भरत को लड़कियां भी उतना ही पसंद करती थी जितना वो लड़कियों को। काबायली परंपरा के अनुसार मुखिया वरुण के कबीले की महिलाएं सक्षम थी और अपनी खुशी के लिए किसी से भी संबंध बनाने को लेकर स्वतंत्र थी, और भरत उन सब में खासे लोकप्रिय थे। वह राम की तरफ ही आ रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लड़की का हाथ थाम रखा था जो यकीनन उनसे आयु में बड़ी थी। शायद वह 20 के करीब रही होगी। कैसे हो भरत? कभी भी बढ़िया नहीं होता दादा, भरत ने दांत दिखाते हुए कहा। जरा ठीक होता हूँ कि तभी कुछ बुरा हो जाता है। राम मृदुलता से मुस्कुराए और सम्मान से लड़की की ओर मुखातिब हुए। दादा, भरत ने कहा, मैं आपको राधिका से मिलवाता हूँ। यह मुखिया वरुण की बेटी है। आपसे मिलकर खुशी हुई, राम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए कहा। राधिका ने आश्चर्य से भौहें उठाई। भरत सही कह रहे थे, आप तो निहायती औपचारिक हैं। लड़की की स्पष्ट वादिता पर राम की आंखें फैल गईं। मैंने ऐसा नहीं कहा था। भरत ने विरोध जताते हुए राधिका का हाथ छोड़ दिया। मैं अपने दादा के लिए ऐसे शब्द कैसे बोल सकता हूँ? राधिका स्नेह से भरत के बालों में हाथ फिरा रही थी। ठीक है, शब्द मेरे अपने हैं, लेकिन मुझे आपकी औपचारिकता पसंद आई और भरत को भी वह पसंद है। लेकिन मुझे यकीन है कि आप इस बात को पहले से ही जानते होंगे। धन्यवाद, राम ने अपना अंगवस्त्र ठीक करते हुए कहा। राधिका राम की असहजता पर हंस रही थी। यहाँ तक कि राम भी, जो प्रायः स्त्रियों से दूर रहते हैं, उसकी खूबसूरत हंसी को अनदेखा नहीं कर पाए। वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी मानो अप्सरा हो। राम ने ध्यान से संस्कृत में भरत से बात की ताकि राधिका समझ न पाए। सा वर्तते लावण्यवाद। यद्यपि भरत भी प्राचीन संस्कृति को राम के जितना नहीं समझ पाते थे, लेकिन वह इस तारीफ को समझ गए थे। राम ने कहा था, यह बहुत सुंदर है। इससे पहले कि भरत कुछ कह पाते, राधिका बोल उठी, अहम जानामि, मैं जानती हूँ। शर्माए हुए राम कह उठे, प्रभु ब्रह्मा कृपा करें, तुम तो प्राचीन संस्कृति भी जानती हो। राधिका मुस्कुराई। हम भले ही इन दिनों आधुनिक संस्कृति बोलते हों, लेकिन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्राचीन संस्कृति का आना बहुत जरूरी है। भरत ने बात बीच में काटी। दादा, केवल उसकी बुद्धिमत्ता पर मत जाइए, वो बहुत खूबसूरत भी है। राम ने मुस्कुराकर एक बार फिर से अपने हाथ जोड़े। क्षमा चाहता हूँ राधिका, अगर मैंने किसी तरह तुम्हें ठेस पहुँचाई हो तो। राधिका मुस्कुराई। नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप अपनी सुंदरता की तारीफ सुनना भला किसको बुरा लगेगा। मेरा छोटा भाई खुशकिस्मत है।
मैं भी कुछ कम खुशकिस्मत नहीं, राधिका ने भरोसा दिलाया। उसका हाथ अभी भी भरत के बालों को सहला रहा था। राम देख सकते थे कि भरत बिल्कुल फिदा थे। यकीनन इस बार बात पहले से अलग थी। राधिका उनकी पिछली प्रेयसियों से भिन्न थीं, लेकिन उन्हें काबाइली लोगों की परंपराएं भी पता थीं। उनकी लड़कियां बेशक आज़ाद थीं, लेकिन वे अपने समुदाय से बाहर विवाह नहीं कर सकती थीं। उनका कानून उन्हें इसकी इजाज़त नहीं देता था। राम इसका कारण तो नहीं समझते। शायद यह इन लोगों की शुद्धता को बचाने का प्रयास हो, या फिर यह कि शहरी लोग इन्हें प्रकृति से दूर कर देंगे। वो बस उम्मीद करते थे कि इन सब में उनके छोटे भाई का दिल न टूट जाए। तुम कितना मक्खन खाओगे? राम भरत की लत को नहीं समझ सकते थे। तीसरे प्रहर का आखिरी घंटा, संध्या समय। राम और भरत गुरुकुल में एक वृक्ष के नीचे सुस्ता रहे थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न इस खाली समय का उपयोग घुड़सवारी के अभ्यास में कर रहे थे। दरअसल अब वे खुले मैदान में तेजी से घोड़ा दौड़ाने लगे थे। चारों भाइयों में लक्ष्मण सबसे बेहतर घुड़सवार थे। वह शत्रुघ्न को आराम से हरा देते थे। मुझे यह पसंद है दादा, भरत ने कंधे झटक कर कहा। उनके मुंह पर मक्खन लगा था। लेकिन यह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, यह वसा बढ़ाता है। भरत ने सांस रोककर छाती फुलाकर अपनी मांसपेशियां दिखाई। क्या मैं आपको मोटा दिखाई देता हूँ? राम मुस्कुराया। लड़कियों को यकीनन तुम आकर्षक नहीं लगोगे, तो मुझे न लगने से क्या होता है? बिल्कुल, भरत ने चहक कर कहा। वह घड़े में से और मक्खन निकाल कर खाने लगे। राम ने अपना हाथ भरत के कंधे पर रखा। राम के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर भरत ने खाना बंद कर दिया। राम ने नरमाई से कहा, भरत तुम जानते हो। भरत ने तुरंत उन्हें बीच में रोका। ऐसा नहीं होगा दादा। लेकिन भरत, दादा मेरा भरोसा करो, मैं लड़कियों को आपसे ज़्यादा अच्छी तरह समझता हूँ। तुम जानते हो कि मुखिया वरुण के लोग, दादा वह भी मुझे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूँ। राधिका मेरे लिए अपने नियमों को तोड़ देगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, भरोसा करो। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मुझे यकीन है। लेकिन भरत, दादा मेरी चिंता मत करो, बस मेरे लिए खुश हो जाओ। राम ने हार मान ली और उसका कंधा थपथपाया। तो ठीक है, मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। भरत ने नाटकीय अंदाज में अपना सिर झुकाया। आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब। राम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल आई। आपको बधाई देने का मौका मुझे कब मिलेगा दादा? भरत ने पूछा। राम ने त्योरी चढ़ाकर भरत को देखा। क्या आपको कोई लड़की अच्छी नहीं लगती? यहाँ या अयोध्या में? वहाँ भी तो छुट्टियों में हम बहुत सी लड़कियों से मिले थे। कोई इस काबिल नहीं है? कोई भी नहीं? आपको किसकी तलाश है? राम ने दूर देखते हुए कहा। मुझे एक नारी चाहिए, लड़की नहीं। आह, मैं हमेशा से जानता था इस गंभीर मुखौटे के पीछे कोई शरारती शैतान छिपा है। राम ने आंखें घुमाते हुए भरत को चींटी काटी। तुम जानते हो कि मेरा वो मतलब नहीं था। तो आपका क्या मतलब था? मुझे एक अपरिपक्व लड़की नहीं चाहिए। प्रेम तो गौण होता है, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं। मुझे कोई ऐसी चाहिए जिसे मैं सम्मान कर सकूं। सम्मान? भरत ने भौहें से कोड़ी। सुनने में उबाऊ लग रहा है। एक रिश्ता महज मजे के लिए नहीं बनाया जाता। यह उस विश्वास और ज्ञान पर आधारित होता है जो आपको अपने भागीदार से मिलता है। जुनून और उत्साह में बने रिश्ते ज़्यादा नहीं चलते। सच में? राम ने तुरंत अपनी बात सुधारी। यकीनन राधिका और तुम्हारी बात अलग है। भरत ने सहमति जताई। शायद मुझे ऐसी महिला की ज़रूरत है जो मुझसे बेहतर हो। एक ऐसी महिला जो मुझे अपनी प्रशंसा में सिर झुकाने पर विवश कर दे। दादा, आप अपने बड़ों को माता पिता के सामने सिर झुकाते हो। पत्नी वह होती है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी जुनून बांटते हो। भरत ने शरारती मुस्कान से कहा। फिर सलाह के देने के अंदाज में भौहें चढ़ाते हुए कहा, प्रभु ब्रह्मा कृपा करें, मुझे तो उस पर तरस आ रहा जो आपसे शादी करेगी। आपका संबंध तो इतिहास में दर्ज किया जाएगा, सबसे उबाऊ होने के कारण। राम बहुत जोर से हंसे। उन्होंने खेल में भरत को आगे ढकेल दिया। भरत ने भी खड़ा छोड़कर राम को पीछे धकेला और वहां से उठकर भाग गए। तुम मुझसे नहीं भाग सकते भरत, राम कहते हुए तेजी से अपने भाई के पीछे भागे। आप किसका पक्ष लेंगे? आगंतुक ने पूछा। गुरुकुल में एक रहस्यमयी अजनबी ने चुपचाप प्रवेश किया था। इसे गुप्त रखने की वशिष्ठ की इच्छा के चलते आगंतुक देर रात गुरुकुल में पहुंचा था।
किस्मत से निडर लक्ष्मण उसी समय घुड़सवारी कर रहे थे। उन्होंने सोने के समय का नियम तोड़ा था। जब वह वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक अनजान घोड़े को सावधानी से आश्रम परिसर से कुछ दूर बांधा गया था। उन्होंने शांति से अपने घोड़े को अस्तबल में बांधा। फिर अयोध्या के राजकुमार ने गुरु जी को इस संभावित घुसपैठिए के बारे में सूचित करने का निर्णय लिया। वशिष्ठ के कमरे को खाली पाकर लक्ष्मण का संदेह और गहरा गया। खुद पर काबू न रखकर उन्होंने सब पता लगाने का तय किया। उन्हें आखिरकार गुरु वशिष्ठ पुल के नीचे खड़े दिखाई दिए, जो रहस्यमय आगंतुक के धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। लक्ष्मण कुछ आगे जाकर झाड़ियों के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगे। मैं अभी तक निर्णय नहीं लिया है, वशिष्ठ ने जवाब दिया। गुरुजी, आपको जल्दी कुछ निर्णय लेना होगा। क्यों? यद्यपि आगंतुक स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा था, फिर भी जो लक्ष्मण ने देखा उससे वह बुरी तरह डर गए। मध्यम प्रकाश भी उस अजनबी की असामान्य रूप से गोरी रंगत, विशालकाय कद और हल्की मसलता को छिपा नहीं पा रहा था। उसके शरीर पर रोएं जैसे बाल थे और पीठ के निचले भाग से विचित्र सा अंग बाहर निकला था। स्पष्टतया वह खतरनाक नागा, सप्त सिंधु में डर व्याप्त करने वाले रहस्यमयी प्रजाति से था। उसने अपनी पहचान छिपाने का प्रयत्न नहीं किया था, जैसे कि अधिकतर नागा करते थे। वे या तो चेहरे पर नकाब लगाते या सिर से पैरों तक ढकने वाली पोशाक पहनते। उसने कमर के निचले हिस्से पर धोती बांधी हुई थी। क्योंकि वे तुम तक आ पहुंचे हैं, अर्थपूर्ण नज़रों से देखते हुए नागा ने कहा। तो आपको डर नहीं लग रहा? वशिष्ठ ने कंधे झटक कर कहा। मुझे डर क्यों लगना चाहिए? नागा नम्रता से मुस्कुरा दिया। वीरता और मूर्खता में अंतर करने वाली रेखा बहुत ही बारीक होती है और वह रेखा पुनरावलोकन करने पर ही दिखाई देती है। मेरे मित्र, अगर मैं सफल होता हूँ तो लोग मुझे वीर कहेंगे, अगर असफल हुआ तो मूर्ख बुलाएंगे। मुझे वही करने दो जो मुझे सही लगता है। फैसला मैं भविष्य के हाथों में छोड़ता हूँ। नागा ने असहमति में अपनी टुड्डी हिलाई, लेकिन उसने बहस को वहीं बंद कर दिया। आप मुझसे अभी क्या चाहते हैं? अभी तो कुछ नहीं, इंतजार करो, वशिष्ठ ने जवाब दिया। क्या आपको पता है कि रावण? हाँ, मैं जानता हूँ, और फिर भी आप यहाँ रहकर कुछ नहीं करना चाहते? रावण, वशिष्ठ बुदबुदाए। वह सावधानी पूर्वक बोले, उसका भी फायदा उठाया जा सकता है। लक्ष्मण इस झटके को बमुश्किल सह पाए। यद्यपि इस किशोर को पता था कि इस समय चुप ही रहना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं आप सम्राट दशरथ के खिलाफ विद्रोहियों को तैयार कर रहे हैं, नागा ने कहा। उसकी आवाज़ में अविश्वास साफ झलक रहा था। वशिष्ठ हल्के से हंसे। उनके खिलाफ विद्रोह की कोई ज़रूरत नहीं है। साम्राज्य व्यवहारिक रूप से उनके हाथों से निकल चुका है। वह अच्छे इंसान हैं, लेकिन निराशा और पराजय की दलदल में डूब चुके हैं। मेरा लक्ष्य बड़ा है। हमारा लक्ष्य, नागा ने दुरुस्त किया। यकीनन, उसके कंधे को थपथपाते हुए वशिष्ठ मुस्कुराया। मुझे क्षमा करना, यह हमारा संयुक्त लक्ष्य है, लेकिन अगर लोग सोचना चाहे कि हमारी महत्वाकांक्षा अयोध्या तक ही सीमित है तो उन्हें सोचने दो। हाँ, यह सही है, मेरे साथ आओ, वशिष्ठ ने कहा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उन दोनों के जाने के बाद लक्ष्मण ने गहरी सांस ली। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। गुरुजी क्या करना चाहते हैं? क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? रास्ता साफ देखकर लक्ष्मण वहां से भागकर राम के कक्ष में पहुंचे। लक्ष्मण, जाओ, सो जाओ, उन्नीदे राम ने चिढ़ते हुए कहा। उन्हें घबराए हुए लक्ष्मण ने नींद से जगा दिया था। वह जल्द से जल्द अपने भाई को उस षड्यंत्र की सूचना देना चाहते थे जो उन्होंने अभी अपने कानों से सुना था। दादा, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ कुछ हो रहा है। वह अयोध्या से जुड़ा है और गुरु जी भी उसमें शामिल हैं, लक्ष्मण ने जोर दिया। क्या तुमने भरत को बताया? बिल्कुल नहीं, वह अभी इसमें शामिल हो सकते हैं। राम ने लक्ष्मण को घूरा। वह भी तुम्हारा दादा है लक्ष्मण। दादा, आप बहुत सीधे हो। आप अयोध्या से जुड़े उस षड्यंत्र को देखने से मना कर रहे हो जिसमें गुरु जी भी शामिल है। दूसरे लोग भी होंगे। मैं सिर्फ आप पर भरोसा कर सकता हूँ। आप ही हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। मेरा काम आपको बताना है, अब जांच करना आपका काम है। जांच करने को कुछ नहीं है लक्ष्मण। अपने कक्ष में जाओ और सो जाओ। दादा, लक्ष्मण, अपने कक्ष में जाओ अभी।